नमस्कार दोस्तों कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनको कोशिश करते हैं लोग भी, और मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि उन दिनों को ना भूला जाए। ख़ास तौर से आज का दिन मैं अपनी ज़िंदगी का भी एक अहम दिन समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। 25 जून की जब भी बात आती है तो उस वक्त एकदम से जहन में वह शाम घूमड़ कर आ जाती है कि ये उस दिन क्या हुआ था। 25 जून आज से ठीक 45 साल पहले मित्रों, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पहली बार एक आशंका जगी थी कि कहीं हमारी इतने संघर्ष के बाद प्राप्त की गई आज़ादी उसको ग्रहण न लग जाए हमेशा के लिए, और हमें फिर से उतना ही लंबा संघर्ष करना पड़े। ये आशंका जो थी उस दिन 25 जून वाले दिन, आज से ठीक 45 बरस पहले 25 जून 1975 की बात मैं कर रहा हूँ, उस दिन ये आशंका कुनमुनाने लगी थी। एक भय सा, एक सिहरन सी पैदा हो गई थी, और मुझे नहीं मालूम था कि जो बड़े बड़े लोग उस दिन रात को इधर दबोचे गए, उनके अलावा कुछ अदना लोग भी थे जिन्हें खामोश करने की कोशिश की गई, और उन अदना लोगों में मैं भी शामिल था। बहरहाल मैं अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बड़ा व्यापक संदर्भ है, और उस वक्त मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि मेरी अपनी ज़ाती तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो कुछ हुआ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था। और उस दिन दो बातें हुई मित्रों, आपको थोड़ा सा याद करा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वक्त का तकाज़ा जहन में रखते हुए आपसे बड़ी संक्षेप में सारी बात आपसे साझी कर सकूँ, आपसे बांट सकूँ। पहली घटना ये घटी कि उस दिन शाम को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली हुई, और दिल्ली वालों का ये कहना था कि इतनी बड़ी रैली आज तक हमने नहीं देखी, और वो एक ऐसी रैली थी जिसको ना कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त था, ना किसी भी सूबे के किसी सूबेदार ने कोई बहुत ज़्यादा इमदाद की थी। वो एक अनायास गुस्से से भरे हुए लोगों का, जनाक्रोश का एक प्रदर्शन था, और लाखों की संख्या में कुल तादाद उस दिन नहीं गिनी जा सकी क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं था कितने लोग आ जाएंगे, और लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में शाम को एकत्र हुए। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त जयप्रकाश नारायण, जेपी जिन्हें आप प्यार से बोलते रहे हैं, जेपी उन दिनों मंच से, उस दिन शाम को रामलीला मैदान के मंच से रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ रहे थे, और ये बड़ा अजीब लगता था। दिनकर की वो कविता बड़ी चर्चित रही है, आपको याद होगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये एक बहुत ऐसी कविता थी जो आपातकाल के दिनों में, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस दिन की शुरुआत थी। आपातकाल के दिनों में वह नज़्म, वह कविता, और उससे पहले जेपी आंदोलन में वह कविता अक्सर मंचों पर पढ़ी जाती थी, और उस दिन स्वयं जयप्रकाश नारायण ने यह कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उस दिन आप अंदाज़ा लगाइए कि लाखों की संख्या में लोग तो थे ही, पूरे शिखर पुरुष, प्रतिपक्ष के सारे ही शिखर पुरुष उस मंच पर मौजूद थे। और उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी, जो बाद में देश के वित्त मंत्री भी रहे और बड़े मुखर और बड़े चर्चित और विवादास्पद सांसद भी रहे, सुब्रमण्यम स्वामी आज भी कायम हैं और उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हुई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जेपी से कहा कि आपको लगता नहीं है कि देश फिर से एक बार किसी इमरजेंसी का शिकार होगा, आपातकाल लागू हो सकता है? तो जेपी हंस पड़े, तुम अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हो, तुम्हें क्या पता भारतीय परिवेश क्या होता है, यहाँ ऐसी नौबत नहीं आने वाली। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की वो आशंका सही सिद्ध हुई। शाम को रामलीला मैदान की रैली के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि रात के ठीक 11:45 पर उसी दिन 25 जून को ही 12 बजने से पहले, अर्थात तारीख बदलने से पहले
राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करवाए गए एक अधिसूचना पर कि देश में आपातकाल की ज़रूरत है और आपात परिस्थितियों को देखते हुए देश में आपातकाल लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति ने 11:45 पर इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जारी हुई, और उसके साथ ही शिखर पुरुषों की गिरफ्तारियों का जो प्लान्ड सिलसिला था, प्रायोजित सिलसिला, वो शुरू हो गया। और मित्रों, उस दिन आप अंदाज़ा लगाइए कि कुल मिलाकर 676 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शिखर पुरुष गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वालों में कौन कौन था? जेपी तो थे ही, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, बाला साहब देवरस थे, हरकिशन सिंह सुरजीत साम्यवादी नेता, युवा तुर्क, तब तक युवा तुर्क थे चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, रामधन, ज्योति बसु, पटनायक, मैं पटनायक जो आज जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिताश्री की बात मैं कर रहा हूँ, मदन लाल खुराना, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, भैरव सिंह शेखावत, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, सुब्रमण्यम स्वामी उस दिन भूमिगत हो गए थे। उनको लगा था कि मुझे और जॉर्ज को कुछ और भूमिका निभानी होगी, तो दोनों उस दिन भूमिगत हो गए। लेकिन बाकी सारे के सारे नेता, वरिष्ठ नेता दर्द बोचे गए और अलग अलग जेलों में डाल दिए गए, और कईयों को इतना दूरी पर कर दिया गया कि आपस में वो संवाद भी स्थापित ना कर सकें। आगे भविष्य की रणनीति क्या होगी, इस बारे में उनसे गुफ्तगू भी ना हो सके। और इस तरह से पूरे देश में, हर प्रदेश में आपातकाल का जैसे भी आप कह सकते हैं, ऐसे आप वो भी कह सकते हैं कि एक वो जो पीला पंजा है वो फेर दिया गया, और हर जगह जो स्वाधीनता की जो एक मुखर आवाज़ थी उसको एकदम से ठप कर दिया गया। आधी रात को ही दिल्ली के लगभग सभी समाचार पत्रों की रोशनी काट दी गई, बिजली काट दी गई, ताकि कोई भी समाचार पत्र उल्टी सीधी खबरें बिना सेंसर करवाए ना छाप सके। सेंसर के अधिकारी जो कि पहले से तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार निर्धारित हो चुके थे, वो भी अलग अलग अखबारों के दफ्तरों में पहुंच गए, और एक ही रात में मित्रों कई अखबारों की जो प्रबंधन समितियां थी वो भी बदल डाली गई। मसलन हिंदुस्तान टाइम्स चलाने वाले के बिरला को इंडियन एक्सप्रेस समूह का भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। किन अधिकारों के तहत किया गया, ये मैं इस वक्त लंबी बहस छिड़ जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई, और बहुत सारी चीज़ें अवैधानिक रूप से हुई, बहुत सारी संविधान की या वैधानिक धाराओं की आड़ लेते हुए की गई एक साजिश के तहत। तो मित्रों, ये सिलसिला 21 महीने तक चला। 21 महीने तक हमारा देश एक अजब माहौल में गुज़रा। लेकिन उस माहौल के बावजूद जो मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे देश में स्वाधीनता की जड़ें जो हैं वो कितनी गहरी थी, कि फिर जनाक्रोश उमड़ा, और जनाक्रोश ने 21 महीने के संघर्ष के बाद उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी को और उस वक्त की प्रधानमंत्री को विवश कर दिया कि वो जनादेश के सामने घुटने टेकें और अपनी सारी की सारी जो आपातकाल की जो धाराएं हैं वो सारी की सारी वापस लें और फिर से जनादेश प्राप्त करें। और ये हुआ। और उसके लिए एक ऐसा नहीं हुआ कि उसके लिए कोई काउंटर अध्यादेश जारी करना पड़ा हो। अगर काउंटर अध्यादेश की आप भूमिका मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो काउंटर अध्यादेश स्वयं जनता ने जारी किया था। जनादेश के पक्ष में इतनी मुखर आवाज़ उठी थी कि विवश होकर सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोगों को सारी की सारी जो आपातकाल की जो धाराएं हैं वो वापस लेनी पड़ी। सभी गिरफ्तार नेताओं को ससम्मान रिहा किया गया और उसके बाद बदलाव की एक नई लहर शुरू हुई जिस पर अभी भी डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला लगातार चल रहा है। मित्रों, उस दिन गिरफ्तार होने वालों में बहुत सारे शिखर पत्रकार भी थे। कोई भी ऐसा बड़ा पत्रकार नहीं था जो उस दिन सीखचों में बंद नहीं था।
हमारे देश ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार एक ऐसा परिदृश्य देखा जो ब्रिटिश शासन में भी सामने नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी प्रतिपक्ष का मुख्य नेता या कोई भी वरिष्ठ पत्रकार जिनकी कलम से बहुत कुछ आग भी उगलती थी, जिनकी कलम और जिनकी कलम से बहुत सारी अवधारणाएं नई पैदा होती थी, कोई भी ऐसा संपादक और यहाँ तक कि बहुत सारे लेखक भी धर दबोचे गए। अब धर्मवीर भारती ना तो सांसद थे, ना ही धर्मवीर भारती राजनेता थे, ना ही धर्मवीर भारती किसी आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन उनकी कलम में भी वही जागरूकता की आवाज़ थी और वो भी धर दबोचे गए। और उनकी एक जो नज़्म थी जिसके आधार पे, एक कविता के आधार पे उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी कविता बाद में बहुत प्रसारित हुई। जिस चीज़ पर पाबंदी लगी वो चीज़ गुप्त तरीके से छप कर या साइक्लोस्टाइल होने के बाद वो जन जन में पहुँचती गई। उनकी एक कविता थी मुनादी, कि उसमें कुछ उसकी पंक्तियाँ हैं, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। और यह कविता मित्रों इसमें इतना ज़्यादा इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और उसके बाद दुष्यंत की सारी गज़लें मुहावरा बन गईं। सिर्फ आपातकाल के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए उस शख्स ने जितनी भी गज़लें लिखी, जितना भी उन दिनों लिखा, वो सारा का सारा मुहावरों की तरह से आम आदमी की ज़बान पे चढ़ गया। अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। और इतनी तीखी नज़में थी जिनका कोई और छोर नहीं था कि अब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, कि अब तो ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, अब तो ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो ऐसे बदलाव की जो बातें थी वो एक प्रकार से कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नज़्मों गज़लों के माध्यम से एकदम से पूरे के पूरे परिवेश पर हावी हो गई। और मित्रों, जागरूकता बढ़ी और फिर एक नई करवट ली, फिर एक शुभ्र ज्योत्सना का स्वर गूंजा और फिर वही चांदनी रात आई। उम्मीद नहीं थी कि ये काली रात कितनी लंबी चलेगी और कितनी ये काली रात कभी ख़त्म होने पर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन काली रात ख़त्म हुई, शुभ्र ज्योत्सना आई, नई चांदनी प्रस्फुटित हुई और उस देश ने फिर से एक नई करवट ली। लेकिन मित्रों, इतिहास से सबक सीखने वाली बात है, हर सत्ता तंत्र में बैठे हुए हर शख्स को, हर दल को ये उनके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाना चाहिए कि जब भी जनादेश को कुचला जाएगा, जब भी जनादेश के विपरीत सत्ता में बने रहने की ललक से जनादेश के विपरीत कोई कदम उठेगा तो आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे यहाँ क्रांतियाँ सिर्फ वो तोप की नली से नहीं आती, बंदूक की नली से नहीं आती। हमारे यहाँ क्रांतियाँ जनता के स्वर से आती हैं और जनता ने उस आपातकाल के ख़िलाफ़ 25 जून 1975 के मध्य रात्रि वाले आपातकाल के ख़िलाफ़ जागरूक होकर जो ध्वनियाँ, जो आवाज़ें बुलंद की, वो 21 महीने के बाद ही इतनी प्रभावी हुई कि सब कुछ बदल गया। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है, इसमें जो तटस्थ रहे उनको भी दिनकर की बात याद रखनी चाहिए कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जूझना देश की नियति है और देश की अगर गरिमा को, अस्मिता को बचाए रखना है तो संघर्ष की एक ज्वाला जो है वो हमेशा धधकती रहनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।